देखिए 2024 का चुनाव अब तक का सबसे एकतरफा चुनाव है। नरेंद्र मोदी ने जब से 400 पार का नारा दिया है तब से बीजेपी की पूरी इलेक्शन मशीनरी इस लक्ष्य को हासिल करने में जुट गई है। अब अगर मोदी 400 सीटें पा जाएंगे तो चुनाव तो एकतरफा ही कहलाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि 24 का ये चुनाव बहुत टाइट चुनाव है और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बरक्स राहुल गांधी का स्टेचर बड़ा हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा पार्ट 2 न्याय यात्रा ऑर्गेनाइज की। 2 दिन पहले तक राहुल गांधी ही कह रहे थे कि इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है यह अभी नहीं कहा जा सकता। मोदी और राहुल की टक्कर वाकई कितनी जबरदस्त है ये उन सीटों से समझ सकते हैं जहां नरेंद्र मोदी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी का आमना सामना होता है। आज हम उन राज्यों की और खास तौर पर उन सीटों की बात करेंगे जहां बीजेपी और कांग्रेस ही मुख्य पार्टियां हैं, जहां तीसरी पार्टी है भी तो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है और जहां वोटों का बंटवारा 2 नेशनल पार्टियों के बीच में होता है। लोकसभा की ऐसी 200 सीटें हैं और ये 200 सीटें ही ये तय करेंगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। अगर मोदी ये 200 सीटें जीत जाते हैं तो मोदी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, और अगर राहुल गांधी ने इस डायरेक्ट फाइट वाली 200 सीटों में मोदी को रोक लिया, टक्कर दे दी, तो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता भी बन सकता है। अब सवाल है कि क्या कुछ ऐसा हो पाएगा। कुछ ही देर में आपको पता चलेगा। इन 200 स्पेशल सीटों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहते हैं आज के इस हमारे सर्वे की इस कवरेज में। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, भावेश झा CNX से, जिन्होंने लगातार जो सर्वे किया आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग। भावेश, बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है सर आपका। और रविंद्र सिंह शेरोन साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जी, तो हमने जैसा आपको बताया कि आज हम खास तौर पर इन 200 सीटों की बात करने जा रहे हैं। 2014 में भी इन्हीं 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना हुआ था और उस चुनाव में बीजेपी ने 200 में से 171 सीटें जीती थी और 2014 के चुनाव को बिल्कुल एक तरफा कर दिया था। कांग्रेस पार्टी इन 200 में से सिर्फ 20 सीटें जीत पाई थी और इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में जो बाकी दलों को सीटें मिली थी उनकी संख्या थी केवल 9। कांग्रेस के लिए 2014 का चुनाव भी राहुल गांधी ने लीड किया था और आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पतन की शुरुआत उसी चुनाव से हुई। अब देखिए 2014 में जो चुनाव था वो भी एक तरफा हुआ था। इन 200 सीटों का ब्रेकअप कुछ इस तरीके से रहा था कि बीजेपी ने 171 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में कुल 20 सीटें गई थी और इन दोनों से इतर 9 ऐसी सीटें थी जो अन्य के खाते में गई थी। 2014 से ही दोनों 200 सीटों पर जहां कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर आमने सामने की रहती है, जहां तीसरा कोई दल बहुत मजबूत नजर नहीं आता है, वहां पर बीजेपी एक तरफा लीड लेती है। यही रिपीटेशन 2019 के चुनावों में भी हमें देखने को मिला था, जब 200 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आमने सामने की टक्कर थी। वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल 2014 के इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की फाइट 2014 में रही थी। 2019 के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2019 में 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना हुआ। उस चुनाव में बीजेपी ने अपनी टैली और बेहतर की। 2019 में 200 सीटों में से 185 सीटें बीजेपी ने जीत ली। इन 185 सीटों ने ही मोदी 2.0 सरकार बनने की गारंटी दी। आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस केवल 9 सीटें जीत पाई और 6 सीटों पर अन्य दलों को जीत मिली। अब अगर 200 सीटों में से एक चुनाव में 171, अगले चुनाव में 185 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कोई भी पार्टी जीत रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्राइक रेट जो है 90% से भी ऊपर है। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो भाजपा को जिन सीटों पर रोक पाए डायरेक्ट फाइट में, अगर वो नहीं निभा पा रही, तो आप क्षेत्रीय दलों से ही सारी उम्मीद कर लें, ये भी कुछ गलत है। क्षेत्रीय दल कहां ठहरे हैं ये हम आपको इस सर्वे के अगले चरण में बताएंगे, लेकिन आज बात बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट की। अब 171 2014 में बीजेपी ने 200 में निकाली, 2014 में निकाली, 2019 में 185 निकाली 200 में से। अब सवाल यह है कि आज सर्वे क्या कह रहा है। आज के हालात में अगर चुनाव हो जाए तो इन्हीं 200 सीटों में से बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना रहेगा और कांग्रेस पार्टी 14-19 के मुकाबले कुछ बेहतर कर रही है या नहीं कर रही है। आप कांग्रेस के लोगों से बात करिए तो 2 धड़ों में बटे रहते हैं। एक धड़ा कांग्रेस में है जो ये मानता है कि कुछ नहीं हो रहा, इस बार भी वही होगा जो 14 और 19 पे हुआ था।
लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक धड़ा और कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि इस बार ग्राउंड पर सिचुएशन वैसी नहीं है जो पिछले 2 चुनाव में थी। मतलब कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़े तो भाजपा को कम सीटों पर रोका जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की टैली बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 100-125 तक तो पहुंचाई जा ही सकती है। तो आप हमारे इस सर्वे में आपके सामने उन्हीं 200 सीटों का हाल आने जा रहा है और फिर मैं आपको कह दूं कि यही 200 सीटें ये तय करेंगी नरेंद्र मोदी तीसरी बार कितने बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को इन 200 में बहुत अच्छा करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए। एक एक राज्य से हम लोग शुरुआत करते हैं आपके सामने। अब आपके सामने पहला राज्य जो आएगा वो हरियाणा होगा। हरियाणा में कौन सी सीट, कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में चुनाव निकालती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों में बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2024 के इस आमने सामने की टक्कर में आपके सामने भी जो ये क्वेश्चन मार्क बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें कितनी सीटें भरेंगी ये आपको अब से लेकर अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा। राहुल गांधी 2 यात्राएं निकाल चुके हैं। पहली यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली थी, फिर मणिपुर से मुंबई की न्याय यात्रा निकाली। लेकिन इसका ग्राउंड पर असर क्या पड़ा, आप अगर देखें खबरों में पढ़ते होंगे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कोई इशारा है क्या? हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह ने कह दिया कि वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। अहमदाबाद में उनके एक प्रवक्ता को टिकट मिला था, रोहन गुप्ता को, उन्होंने हाल में मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके पिता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इन 200 सीटों पर राहुल गांधी की जो चुनौती और जिम्मेदारी है बीजेपी को रोकने की, वो कितनी निभा पा रहे हैं आज के सर्वे से आपको पता चल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सर्वे की। जैसा मैंने आपको बताया, पहला राज्य आपके सामने आने जा रहा है और वो राज्य होगा हरियाणा। हरियाणा हमने इसलिए चुना है क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा हरियाणा में आज मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ है। और ये कुल 200 सीटें कौन सी हैं वो एक नजर आप जल्दी से उस पर भी आप डाल लीजिए। ये वो 200 सीटें हैं और ये 100 सीटें हैं। एक अगली स्लाइड में आपको और सीटें मिल जाएंगी। और ये वो 10 सीटें हैं हरियाणा की सीटें। ये 10 की 10 सीटें हमारा सर्वे कह रहा है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एक तरफा जीत रही है। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर अपना खाता खोलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर शुरुआत कुछ बताती है, आगाज कुछ बताता है, तो कांग्रेस के लिए सर्वे में आगाज जो है प्राची, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल 10 की 10 सीटें हरियाणा की बीजेपी के खाते में जा रही हैं। और एक एक सीट के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो देखिए, अंबाला वो सीट है जो कि कुमारी शैलजा की सीट है और ये सीट एक बार फिर से कुमारी शैलजा हार सकती हैं। इसके अलावा रोहतक की अगर आप बात करेंगे तो रोहतक भी एक महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि ये कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा यहां से चुनाव लड़ते हैं और अगर वो एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे तो रोहतक की ये सीट हार सकते हैं। चर्चा कर लेनी चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जो कि करनाल से इस बार चुनावी मैदान में है। ये सीट भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। हिसार की सीट बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं। अब खैर बीजेपी वो छोड़ चुके हैं। 2019 में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को 3.25 लाख वोटों से यहां उन्होंने शिकस्त दी थी बीजेपी से जब चुनाव लड़े थे। तो सिरसा की बात अगर आप करेंगे, ये सीट इसलिए चर्चा करनी चाहिए क्योंकि अशोक तंवर को बीजेपी ने यहां से टिकट दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी में भी ये रह चुके हैं। बीजेपी ने अपनी सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट काट करके यहां से अशोक तंवर को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो हमारे बीच में जो मेहमान हैं उनके पास अब हम लोग चलेंगे। हमारे साथ भावेश जी हैं, विजय जी हैं, अमित जी हैं, रविंद्र सिंह शेरोन जी हैं। क्योंकि अमित जी की तो कर्मभूमि हरियाणा है, तो पहले जरा अमित जी की राय हम जान लें। आपको 10 की 10 सीटें सर्वे दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में जीतती हुई दिखाई दे रही है, कोई शक? देखो, बीजेपी का जो माहौल है उसमें तो कोई असंभव बात मुझे लगती नहीं देश में, खासकर चुनाव में। और चूंकि 2019 में 10 की 10 सीटें जीत चुकी है बीजेपी, तो ये मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि निश्चित रूप से एज है बीजेपी को हर सीट पे। कोई एक सीट आपको ऐसी दिखाई देती हो जहां पर हाँ बीजेपी को भी चुनौती मिल रही है? देखिए, जैसा आपने जिक्र किया, सबसे जो कठिन मुकाबला होगा वो रोहतक सीट पे रहेगा, क्योंकि आज के दिन हरियाणा में अगर कांग्रेस का कोई चेहरा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा की कांग्रेस है और हरियाणा की कांग्रेस ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और यहाँ जो रोहतक है, इनका पैतृक रहा है ये क्षेत्र, ये सीट, और लगातार दीपेंद्र हुड्डा जीतते आ रहे थे 3 बार, और
चौथी बार उनको हार का सामना करना पड़ा, और वो भी बड़े नैरो मार्जिन से। एक बात और कहूँगा कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते थे 2019 में रोहतक लोकसभा में, सिर्फ एक कोसली विधानसभा की जो लीड थी उसने सभी बाकी जितनी विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा को लीड मिली वो मलियामेट कर दी। तो देखने का ये रहेगा फोकस कि कोसली जो विधानसभा सीट है वहां का मतदाता किस तरफ जाएगा। यानी रोहतक सीट पर आपकी नजर बनी हुई है। विजय जी, इसे कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से जरा समझाइए कि कांग्रेस इतनी वीक क्यों पड़ रही है। इतनी कोशिशें कांग्रेस ने की, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए अलग से कैंपेनिंग चलाई जाती है, आपने अध्यक्ष अपने बदल दिए, गांधी परिवार से आपने अध्यक्ष नहीं बनाया, उसके बावजूद शुरुआत हमने 10 सीटों से की है, एक भी सीट पर मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। देखिए, अच्छा विजय जी सॉरी प्राची, जिस तरह से यदि देखें पिछले 10 साल को, 3 चुनाव यदि देखें हरियाणा के, तो 2009 में कांग्रेस के पास 9 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीट नहीं थी, 0 सीट थी। आज 2024 में जब हम पहुंच रहे हैं, यानी 2019 का चुनाव देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सीट और कांग्रेस के पास 0 सीट है। करीब पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 45% से ज़्यादा वोट वहाँ पर बढ़ाया है, और वो भी तब बढ़ाया जब सब विद्वान लोग कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग आ गए हैं जो जाट नहीं है, नॉन जाट हैं, जाटलैंड को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट की राजनीति करके भी उन सीटों पर कब्जा किया और 10 की 10 सीटें जीत ली। अभी जो लग रहा है उसमें 2 सीटें उन्होंने 2 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। सुनीता दुग्गल का भी टिकट उन्होंने काटा, जैसे आपने जिक्र किया। वहाँ पर अशोक जो है, अशोक तंवर, जो पहले सिटिंग MP भी रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस के MP रहे हैं मेरे ख्याल से 2014 में, तो वो 2009 में तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और वहाँ पर सिटिंग MP रहे हैं। तो वो सीट ऐसी थी जहाँ पर सुनीता दुग्गल को लेकर परेशानी लग रही थी कांग्रेस को। हालांकि वो मार्जिन ठीक था, लेकिन फिर भी इसलिए बदल दिया गया। दूसरी जो है सीट संजय भाटिया साहब की, संजय भाटिया जी को भी टिकट नहीं दिया गया, तो उनको शायद अब कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अब करनाल की जो सीट है वो पक्की सीट है उनकी, जब आ गए हैं आपके मनोहर लाल खट्टर साहब आ गए हैं। कुरुक्षेत्र की सीट में एक बड़ा बदलाव मुझे लग रहा है, जो कर सकते हैं, जो अजीत जी बता सकते हैं या रविंद्र भी बता सकते हैं, रविंद्र हरियाणा के लोगों में से, कि वहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली की वाइफ को टिकट दिया जा रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है। अब वो टिकट आ जाएगा तो सबको नाम साफ हो जाएगा। उनके हस्बैंड जो है पहले कोयला घोटाले में शामिल रहे, तो शायद उनको टिकट नहीं दिया जाए, वो भी सिटिंग मतलब MP वहाँ पर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह क्या कुरुक्षेत्र में टिकट बदला जा रहा है, उसको लेकर एक बड़ी परेशानी वहाँ पर चल रही है। बाकी सीटों पर तो अच्छा है, कृष्णपाल गुर्जर सबसे बड़ी जीत के साथ आए हैं वहाँ पर, राव इंद्रजीत सिंह है, वो बड़ी सीट है उनके लिए। तो कांग्रेस के लिए केवल दीपेंद्र हुड्डा की एक सीट ऐसे मुझे लगती है जो जीत सकते हैं, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कैंडिडेट वहाँ पर नहीं उतारा। अभी आपने कहा कि एक आध 2-1 सीटों पर ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए परेशानी नहीं। मैं उससे बढ़कर कहता हूँ विजय जी, हरियाणा में तो बहुत परेशानी बीजेपी के लिए, तभी तो उनको मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा। मुख्यमंत्री उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए खासतौर से बदला है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने माहौल सेंस किया, उन्होंने कोर्स करेक्शन किया। कांग्रेस पार्टी को भी यही सब करने की जरूरत है। नहीं तो कांग्रेस वहां पर है। अच्छा, हरियाणा में आप मतलब वहां पर तो जैसे अभी अजीत जी ने जिक्र किया कि भूपेंद्र हुड्डा ही है कांग्रेस जी। अब वही जो तय कर देंगे कि दीपेंद्र को देना है, शैलजा जी का क्या होगा नहीं होगा। वहां पर कांग्रेस केवल एक आदमी की पार्टी है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जो फैमिली है उसकी पार्टी, और वहां पर कोई कोर्स करेक्शन नहीं किया गया है। बीजेपी ने बहुत सारे कोर्स करेक्शन, नायब सिंह की जगह पर ही उनको खट्टर साहब को उतारा गया है। आप सोचिए ना, 2-2 सिटिंग MPs को हटा दिया, टिकट काट दिया गया। और संजय भाटिया जिनके लिए अभी बात चल रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उनका टिकट वहां पर काटा गया है। सुनीता दुग्गल का तो बड़ा नाम चल रहा था, वो काफी समय से एक्टिव थी, उनका टिकट भी पार्टी ने काट दिया। बिल्कुल। तो इसलिए कोर्स करेक्शन में तो वो वैसे भी कोई हिचक नहीं करते। मैं कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी लीडरशिप जो है कांग्रेस जीतने के मामले में बूचर है। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है भाई? आपने भी ये कहा, अमित जी ने भी ये कहा कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है। कांग्रेस टेंडर शायद वहां पर दे रखा है अजीत जी कांग्रेस का टेंडर भूपेंद्र जी के पास है। भाई ये किसी भी पार्टी के लिए कोई सुखद परिस्थिति नहीं है। ये एक नेता या एक परिवार जो है वही आपका सब कुछ हो जाए किसी प्रदेश के अंदर, और शायद इसीलिए आपको ये नतीजा भी दिखाई दे रहा है। मैं रविंदर जी के पास जाना चाहता हूं। रविंदर जी, आज के माहौल में 10 की 10 सीटें हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी जीत ले, ऐसे आसार या सर्वे में कम से कम ऐसा इशारा दिखाई दे रहा है हमको। जी सौरभ जी, प्राति जी, विजय जी और तमाम पैनलिस्ट को नमस्कार। सर, मैं थोड़ी सी नाइतफाकी रखूंगा इस सर्वे के साथ। बिल्कुल बताएं। 5 लोकसभा, जी मैं बताता हूँ, जो 5 लोकसभा की सीटें हैं, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र,
इन 5 लोकसभा की सीटों पर कोई फाइट नहीं। 100%। लेकिन अगर अंबाला लोकसभा सीट से एक बार फिर से शैलजा को उतारा जाता है तो वहां पर हालात थोड़े से बदल सकते हैं। उसका कारण है कि जो रतनलाल कटारिया हैं उनका हाल ही में देहांत हो गया और उनकी जगह एक कैंडिडेट बदला गया, इनकी बीवी आई। वाइफ और ये जो इलाका है सौरभ जी, ये वो इलाका है जहां पर अंबाला पंजाब से बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर सबसे ज्यादा असर हमने देखा था जब किसान आंदोलन हुआ और वो इतना ज्यादा असर है कि उसी के चलते पहली दफा हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री उस इलाके से लिया गया। ये उत्तर हरियाणा का इलाका, एक बात। दूसरी बात, ये जो इलाका है सौरभ जी, बाकी हरियाणा के मुकाबले में बिल्कुल अलग इलाका। यहाँ पर वो राजनीति काम नहीं करती है जो पूरे हरियाणा में करती है जाट और गैर जाट। अगर आप दिल्ली से जब निकलेंगे तो करनाल में जो तीसरा टोल प्लाजा आता है घरौंडा का, घरौंडा से लेके और पंचकुला तक की राजनीति वो बिल्कुल मुख्तलिफ। वहां की राजनीति पर जाट और गैर जाट का मुद्दा हावी नहीं है। वहां पर जो दूसरे कम संख्या की जातियां हैं, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की जातियां, उन जातियों के बीच में आपसी संघर्ष रहता है। केवल यहां से लेकर अगर आप चंडीगढ़ तक जाएंगे तो केवल एक लाडवा की सीट है जो जाट बाहुल्य क्षेत्र जिसको कह सकते हैं। बाकी जगह पे जाटों का न आधिपत्य है और न उन लोगों के साथ किसी तरह की अदावत किसी जाति की, तो वहां की राजनीति थोड़ी सी अलग है। अब अगर दूसरे हम क्षेत्र में बात करें रोहतक की, जैसे हमारे साथी ने भी बताया, बिल्कुल देखिए रोहतक की लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी को बहुत मुश्किल हो रही है और मैं तो कहता हूं रोहतक की ही एक सीट है जिसकी वजह से जेजेपी का अलायंस भी तोड़ा गया है और शायद दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार होंगे जेजेपी की तरफ से ताकि रोहतक की सीट को बीजेपी कंफर्टेबली जीत पाए, क्योंकि सबसे मजबूत उम्मीदवार अगर कोई है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में तो वो दीपेंद्र हुड्डा है। और पिछली बार जो 6000 में केवल 6000 की जो हार हुई थी उस पर भी उनके समर्थकों को गले नहीं उतरी थी वो हार, और तब ये बात कही गई थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीटिंग की गई है, गड़बड़ की गई है, इसके चलते ये हार हुई है। और उसके बाद आप दूसरी सीट पे अगर जाएंगे तो सोनीपत में पिछली दफा सोनीपत उसी इलाके का हिस्सा है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत इलाका। यानी आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस फाइट तो इस वक्त कर रही है और जो पिछली बार क्लीन स्वीप किया था वो क्लीन स्वीप शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी को करने में मुश्किल होगी। अभी आसानी से भावेश समझा पाएंगे। भावेश, जिन सीटों का जिक्र अभी रविंद्र जी ने किया और जो हमारे अभी हम ओपिनियन पोल में देख रहे हैं, ग्राउंड पर चर्चा क्या होती है? क्या बिल्कुल कांग्रेस की चर्चा वोटर्स करना भूल गए हैं? ये रिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है? 10 की 10 सीटें अगर बीजेपी जीत रही है तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग चर्चा भूल जाते। कांग्रेस की चर्चा भूल जाएंगे तो फिर बीजेपी बार बार जीतेगी कैसे? फिर तो रीजनल पार्टी से फाइट होगी। तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे हरियाणा के संदर्भ में, उन्हें बहुत विस्तार से बताया। देखिए, ये बातें सही है लेकिन ये विधानसभा चुनाव के लिए ज़्यादा सही बैठती है। लोकसभा चुनाव में पूरे हरियाणा का एक ही मूड है कि आप जाट बस पिछले आप 10 साल से देखिए, जब से खट्टर साहब को लाया गया तब से कांग्रेस या जितने भी आप देखिए वहाँ से जुड़े हुए जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका बस एक ही रहा कि वो एक किसी खास कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग ही आगे आ रहे हैं। उसकी वजह से देखेंगे जो नॉन जाट के लोग हैं वो बहुत ही एग्रेसिवली बीजेपी के साथ आए हैं। अभी ये बहुत कम डिस्कशन हुआ, बहुत कम रिसर्च के साथ इस पर बात हुई कि खट्टर साहब को क्यों हटाया गया। लोकसभा चुनाव उसका कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं था, विधानसभा चुनाव था, उसमें भी ये था कि उनके खिलाफ कुछ नहीं था। उनके खिलाफ ये था, उनके खिलाफ कुछ नहीं जाता। मेन बात ये थी बीजेपी जब वहां पे नॉन जाट की पॉलिटिक्स कर रही है तो पिछले 10 साल से बीजेपी सिर्फ एक पंजाबी समुदाय को, कम्युनिटी के लीडर को, बिल्कुल, तो उन्होंने एक सोचा कि एक किसी दूसरे लीडर को वहां पे, राजनीति है अभी भी वही, बिल्कुल राजनीति अभी भी वही है, लेकिन उन्होंने एक कहते हैं हिस्सेदारी जिसमें कि बड़े रोल में किसी और को आगे लाया जाए। तो आप देखे होंगे जब दोनों उनका जब नाम अनाउंस किया था, ऐसा नहीं था कि मनोहर लाल खट्टर नाराज थे और इस तरह थी। तो देखिए पूरे हरियाणा में जिस तरह का माहौल है उसमें कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस के लिए। हाँ, एक बात सही है कि तीन सीटें ऐसे जरूर है जैसे कि रोहतक और सोनीपत, वो भी जाट लाइन के वजह से, ये दोनों जाट लाइन में आती थी, इसके वजह से बीजेपी के लिए प्रॉब्लम जरूर है। यहाँ पे बहुत हीन मार्जिन है बीजेपी के लिए। सिरसा में जहां तक बीजेपी ने कुछ मिस्टेक जरूर किया। तो ये 10 आप सर्वे अभी आपका 10 में 10 बीजेपी को दे रहा है, ये इसमें से कुछ घट भी सकता है। बिल्कुल, ये 3 सीट जैसे मैंने आपको कहा, सिरसा, रोहतक और सोनीपत, इन तीनों में कुछ आप नहीं देख रहे। हाँ, हिसार सीट पर जो सिटिंग एमपी वहां पे चले गए छोड़ के। हिसार, देखिए आपको भी पता है हिसार में जो एमपी छोड़ के गए उनके फर्स्ट चॉइस बीजेपी थी, उन्होंने किस वजह से छोड़ के आपको भी पता है। अच्छा, वैसे तो बहुत अच्छा होगा कि हम 200 सीटों पर एक सीट पर बात कर लें, लेकिन सफर बहुत लंबा है सर, और राज्य बहुत सारे हैं अभी हमारे सामने। हरियाणा की बात आपके सामने हुई, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की 7 सीटें,
दिल्ली की 7 सीटों में चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली। अब ये बार बार आपको हम याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव से लगातार जीतती भी आ रही है। नया ये हुआ है कि इस बार कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। एक सेंस में वैसे आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट फाइट वाली सीट नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी। 15 साल एक साथ राज्य किया है यहां पर कांग्रेस पार्टी ने। आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी है। बीजेपी बहुत लंबे अरसे तक दिल्ली से दूर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछले 10 साल में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। लेकिन आज भी आप देखिए तो ये सातों की सातों सीटें हमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अलायंस के बावजूद। मैं भावेश से समझना चाहता हूं कि आपने सर्वे में कुछ वोट भी कैलकुलेट किया होगा। यहां पर 55% एवरेज वोट भारतीय जनता पार्टी का रहा था, उसी के आसपास बीजेपी अभी भी स्कोर कर रही है। बिल्कुल, देखिए आप विधानसभा और लोकसभा दोनों, दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा 2 लोकसभा को आप कैलकुलेट करेंगे तो बीजेपी लोकसभा में बीजेपी को 55% के आसपास वोट मिलती है और विधानसभा में बीजेपी को 35% के आसपास वोट मिलती है। मतलब जो 20% का जो ये जो ब्रैकेट है वो स्विच हो रही है, कांग्रेस बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी में स्विच होती जा रही है। इसका मतलब ये 20% जो है ये कांग्रेस का वोटर नहीं है, वो एंटी कांग्रेस वोट है। तो वो जो इस तरह की बातें जो कह रहे हैं कि अलायंस कर लेने से वो जो 20% का जो बीजेपी को एज है उसको तोड़ा जा सकता है, वो तो शायद नहीं होने जा रहा। या तो वो कंप्लीटली आम आदमी पार्टी को जाएगी या फिर बीजेपी को जाएगी। जहां तक बात है कि पूरे दिल्ली में देखिए, पूरे दिल्ली में कांग्रेस एक फैक्टर जरूर है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोग उस तरह वोट नहीं करते। पिछले 2019 में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ही 2nd नंबर की पार्टी थी और आम आदमी पार्टी 3rd नंबर की पार्टी थी। 2 सीटें छोड़ के शायद 2 सीटों पर शायद आम आदमी पार्टी नंबर 2, 5 पे कांग्रेस, 2 पे 5 पे कांग्रेस, 2 पर। बिल्कुल, देखिए इस बार हुआ जो अलायंस हुआ, अलायंस की वजह जैसे मैंने आपको वोटों का काउंट बताया कि किस तरह 55% 35% का ब्रैकेट टूटता है। देखिए इन चीजों में आप देखेंगे कि बीजेपी का जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, उन्होंने इस कैंडिडेट को बहुत ही स्मार्टली अपने 3 जनरल सेक्रेटरी, जो स्टेट यूनिट के 3 जनरल सेक्रेटरी उसको दिया है। वो तीनों ही सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्वी दिल्ली, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और उसके बाद उन्होंने साउथ दिल्ली, ये तीनों ही साउथ वेस्ट, इन तीनों ही आप सीटों का आप देखिए जो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत ही एक्टिव मेंबर है उनको उन्होंने सीट दिया है, जो दिखाता है कि ये इनका लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव जो अगले साल दिल्ली में होने वाला उस पर भी उनका नजर है। कि अब हुआ बीजेपी के साथ कुछ मिस्टेक हुआ कि दिल्ली में उन्होंने उस तरह से अपने स्टेट लीडरशिप को ग्रूम नहीं किया, लेकिन शायद संभव है कि वो इस लोकसभा चुनाव के साथ यहां भी अपने लिए एक बड़ी मौका देख रहे हैं कि अपने स्टेट, आप देखिए पिछले 7 जो जितने भी 7 कैंडिडेट थे उसमें से एक सिर्फ जो मनोज तिवारी जी को छोड़ दीजिए तो वो ही तिवारी जी भी अब वैसे दिल्ली के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली बिहार से आते हैं। हाँ। लेकिन बाकी सभी लोग दिल्ली की पॉलिटिक्स करते हैं और बहुत ही 6 के 6 कैंडिडेट हैं जो नए बदल दिए गए हैं और एक सिर्फ है मनोज तिवारी जिनको दोबारा से टिकट दिया गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली से। अब विजय जी, एक तरफ वो पार्टी है जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों के समीकरण भी ध्यान में रखकर अपने कैंडिडेट्स उतार रही है, और एक तरफ कांग्रेस है जिसने अलायंस तो कर लिया है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन उसका कैंडिडेट कौन होगा, आगे चुनावी रणनीति क्या होगी, ये अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। प्राची, यदि दिल्ली के चुनावों को देखें तो विधानसभा के चुनाव में देखें तो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं कहीं पर। 15 साल शीला जी रही और 10 साल से अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी। लोकसभा की 7 सीटें दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को मिली है और दोनों बार उन्होंने अपने उम्मीदवार बदले। इस बार भी 6 उम्मीदवार बदल दिए 7 में से, तो इसका मतलब कोई ना कोई परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर है, लेकिन वो इसके बाद भी सारे के सारे बदल रही है। इसका मतलब दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकल लीडरशिप के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं और उन्हें भरोसा है कि मोदी के नाम पर ये जो 20% का फर्क जो भावेश बता रहे हैं वो नरेंद्र मोदी का फर्क है, बीजेपी का फर्क नहीं है। बीजेपी की तो लीडरशिप ही नहीं है दिल्ली में पिछले 25 साल से। यदि कोई नाम आज बता सके कि एकदम कोई बोल दे कि भाई ये नाम है बीजेपी का लीडर, तो कोई लीडर ही नहीं है वहां पर। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये 7 सीटें हैं, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बड़ी मजबूत पकड़ बनाई है वहाँ पर। यह अलग है कि वो लोकसभा चुनावों में उस तरह से नहीं कर रही, लेकिन उनके जो दोनों तीनों उम्मीदवार हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं। महाबल मिश्रा भी, कुलदीप कुमार भी और जो सोमनाथ भारती हैं, वो तीनों उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं, इसलिए उनका मुकाबला इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए कि वो किसी भी तरह से निकाल देंगे। लेकिन ये चुनाव केवल जीतेगी भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की यूनिट का कोई कंट्रीब्यूशन, आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हो रही है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की चर्चा क्यों नहीं हो रही, ये जानना चाह रही हूं मैं विजय जी।
अभी फिर हरियाणा की तरह आप ना कह दीजिएगा कि दिल्ली में नहीं, कांग्रेस दिल्ली है में क्या? कांग्रेस वही स्थिति है। दिल्ली में कांग्रेस आप सोच लीजिए ना, जब 5 सीटों पर पिछली बार दूसरे नंबर पर थी और अभी उन्होंने 3 सीटों पर समझौता कर लिया। इसका मतलब वो खुद भी जानते हैं कि जन्नत की हकीकत क्या है। बिल्कुल। असली बात, पहली बात तो यहीं पर समझ में आ जाती है ना कि 5 सीटों पर लड़ने वाली तो पार्टी जब करेगी समझौता तो कहेगी ना हम 5 सीटों पर। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट के लिए नाराज होकर बैठे हुए हैं। आप सोचिए इतनी छोटी पार्टी, और कांग्रेस अपनी 5 में से 2 सीटें छोड़ रही है। तो इसका मतलब उनको पता है कि कांग्रेस का कोई ग्राउंड पर काम नहीं है, और वो भी 15 साल में तो आम आदमी पार्टी ने जो सारा वोट खाया है वो तो कांग्रेस का ही खाया है। अब वो अपने ही कंधे पर, वो विक्रम बेताल की कहानी होती है ना, तो वैसा का वैसा मुझे लग रहा है कि आप 2 राज्यों में कह चुके कि यहां पर कांग्रेस है क्या। अब मैं ऐसे राज्य की आपको सीटें दिखाने जा रहा हूं जहां कांग्रेस सरकार में है, तो आप इसीलिए वहां यह नहीं कह सकते कि कांग्रेस है क्या। हिमाचल प्रदेश की सीटें दिखा दीजिए जरा। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला। अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, अभी काफी हलचल भी वहां पर रही, जो भी है, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी दम रखती है, ये तो हमको मानना पड़ेगा। अब इन चारों की चारों सीटों पर भी आप देखेंगे लेकिन कि कोई परिवर्तन नहीं है। आपको इस वॉल पर अभी कोई और रंग दिखाई नहीं दे रहा है। ये चारों सीटें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि क्लियरली जीत रही है। अभी तो भावेश बता सकते हैं कि ये कितनी आसानी से जीत रही है, या किसी सीट पर यहां भी मामला बन सकता है कांग्रेस का। कांग्रेस की मंडी सीट उन्होंने छोड़ दी प्रतिभा जी ना, वो कह रही है नहीं लड़ रहे, जबकि कांग्रेस ने बाई इलेक्शन में जीती है वो सीट। जी भावेश। देखिए, मंडी और शिमला एक जरूर 2 सीटें हैं जिस पे कुछ फाइट जरूर देखा जा सकता है। शिमला इनका बहुत स्ट्रांग रहा है कांग्रेस का, विधानसभा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये कांग्रेस वहाँ पे। और मंडी जैसे कि उनका प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह का बैकग्राउंड वहाँ पे रहा है। तो इन दोनों सीटों पे फाइट जरूर देखा जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह अभी कुछ डेवलपमेंट हुए हरियाणा सॉरी हिमाचल में, देखिए कि किस तरह स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह अपनी ही विधायक से प्रोटेस्ट झेलना पड़ा और फिर उनकी सदस्यता आ गई। आप ये देखेंगे कि ये इस तरह का कुछ ये तो नहीं है ना कि बीजेपी का रोल आप चलो कह के झाड़ सकती है, कांग्रेस की बीजेपी की वजह से हुआ है, लेकिन आपके अपने ही विधायक आपके खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि आपके कुछ न कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, आप जनता से उस तरह जुड़ नहीं पाए। यदि जनता में बहुत पॉपुलर होती है सरकार तो शायद विधायक भी उस तरह की प्रोटेस्ट नहीं करते और अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाती। इसका मतलब है कि वो सरकार भी बहुत ही अनपॉपुलर हो चुकी है। इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी मिलता है। वैसे भी बीजेपी का जो वहाँ पे वोट शेयर है लोकसभा में, लगभग 10-15% एक्स्ट्रा हर बार उनको लोकसभा में मिलता है, तो वो एज है। दूसरा, पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे जो आर्मी बैकग्राउंड से बहुत जुड़े हुए लोग होते हैं, तो लोकसभा में हमेशा ही बीजेपी के लिए कम से कम 3 सीट हमेशा बीजेपी को मिलती आई है वहाँ पे। तो बीजेपी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई है और लोकसभा चुनाव में बहुत कोई वजह है नहीं कि बीजेपी यहाँ पे कोई अपनी सीट गंवा दे।